शिक्षा और संस्कृति की आवाज जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। दोस्तों, हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है और 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय इसे आप तक लेकर आता है। इस रेडियो पर हम समुदाय और समाज से जुड़े हुए कई तरह के कार्यक्रम आप तक लेकर आते रहते हैं। तो वहीं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की जानकारी के लिए भी हम कई तरह के कार्यक्रम और कई तरह की सूचनाएं इस रेडियो पर लेकर आते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम मना रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस मौके पर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय भी कई तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रहा है और 15 जून से उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने अपने ये कार्यक्रम आयोजित किए हैं। तो इस मौके पर क्या क्या आयोजन चल रहा है, क्या क्या आयोजन हो रहा है, इस विषय में हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं और जानकारियों की ये सीरीज हम आप तक लेकर आ रहे हैं। और आज के दिन भी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने योग दिवस के मौके पर कुछ कार्यक्रम आयोजित किए हैं। तो क्या वो कार्यक्रम रहे और आगे क्या कुछ कार्यक्रम यहाँ पर चलने वाले हैं, इस बारे में आज जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के योग विभाग से असिस्टेंट प्रोफेसर दीक्षा बिष्ट और असिस्टेंट प्रोफेसर नीता तेओलिया। सभी को नमस्कार। मैं दीक्षा बिष्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर योग विभाग से, और मेरे साथ मेरी सहभागी असिस्टेंट प्रोफेसर नीता देओलिया मैम यहाँ पे उपस्थित हैं। जैसे कि कल हमारे विभाग से डॉक्टर दीपक कुमार सर और डॉक्टर अनिल कोठारी सर आप लोगों के समक्ष आए थे और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग विभाग की तरफ से साप्ताहिक योग कार्यक्रम जो सेलिब्रेशन किया जा रहा है उसकी रूपरेखा उन्होंने आपके सामने रखी थी। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके समक्ष आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य पर योग विभाग द्वारा योग कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जो कि 5 जून से लगातार चल रहे हैं। पूर्व की भांति ही इस वर्ष भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस योग विभाग द्वारा यहाँ पे मनाया जा रहा है, जिसमें 5 जून से हमारी निःशुल्क योग कक्षाओं का संचालन ऑनलाइन मोड पर किया जा रहा है, जिसमें हमारे पूर्व के विद्यार्थी और अन्य लोग भी ऑनलाइन माध्यम से जुड़ रहे हैं, जो कि कक्षाओं का संचालन प्रातः 7 से 8 बजे तक हमारा ऑनलाइन मोड पे किया जा रहा है। इसके अलावा आज से यानी कि 16 तारीख से हमारा साप्ताहिक योग दिवस भी प्रारंभ हो गया है, जिसका आज शुभारंभ भी था। आज हमारा योग दिवस का शुभारंभ निबंध प्रतियोगिता के साथ किया गया। योग विज्ञान विद्या शाखा के निदेशक प्रोफेसर पीडी पंत जी द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। आज निबंध लेखन प्रतियोगिता का सफलतापूर्वक संचालन किया गया, जिसमें शिक्षार्थियों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया, जिसमें हमारे योग से संबंधित विद्यार्थी व अन्य विद्यार्थी व स्कूल के भी कुछ विद्यार्थी शामिल हुए, जिन्होंने बढ़ चढ़कर निबंध प्रतियोगिता में अपना प्रतिभाग किया। और इसी प्रतियोगिता में हमारे 20 से 25 विद्यार्थी जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा के निर्देशक प्रोफेसर पीडी पंत जी द्वारा उत्साहवर्धन भी किया गया। तत्पश्चात योग विद्यार्थियों को योग से संबंधित कुछ चुनिंदा विषयों पर निबंध लिखने को कहा गया। जो योग से संबंधित जो भी टॉपिक्स यहाँ से डिसाइड किए गए थे, वह उनकी रूपरेखा और उनके बारे में मेरी साथी असिस्टेंट प्रोफेसर नीता देओलिया मैम आपको बताएंगी। आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आपको मैम ने बताया, आज की हमारी निबंध प्रतियोगिता थी और निबंध प्रतियोगिता में जो विषय होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आज का जो हमारा विषय था वो अवश्य ही योग से संबंधित होगा, ये आप भी जानते हैं। तो योग से संबंधित ही हमारी जो थीम थी, आज के निबंध के टॉपिक्स हमारे रहे, विषय रहे, जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगी। तो हमारे पास जो थे, हमने विद्यार्थियों को 4 टॉपिक दिए थे, 4 विषय दिए थे और उन विषयों पर विद्यार्थियों ने, जो भी हमारे शिक्षार्थी थे, क्योंकि शिक्षार्थियों में हमारे स्कूल के भी थे स्टूडेंट्स कुछ, और कुछ कॉलेज के भी थे, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के थे, तो अलग अलग एज ग्रुप के थे और उन सभी ने बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग किया। तो उन्हें हमने 4 टॉपिक दिए जो कि पूर्व से ही निर्धारित थे। उन चुनिंदा टॉपिक में से जो विषय थे, उन्होंने किसी एक पर, जिस पर वे लिख सकते थे, उन्होंने उस पर निबंध लिखा। तो मैं आपको बताना चाहूँगी क्योंकि वो विषय कौन कौन से हमारे थे। 4 विषयों में सर्वप्रथम योग एवं समग्र स्वास्थ्य हमारा रहा,
और हमारे सारे जो विषय थे उनका उद्देश्य यही रहा कि योग के प्रति अधिक से अधिक जागरूकता और जो भी ज्ञान है उसका वर्धन विद्यार्थियों के द्वारा किया जा सके। जो भी हमारी निबंध के शीर्षक थे, जो भी विषय थे, हमारा मुख्य उद्देश्य उसमें यही था। तो जो पहला था, क्योंकि स्वास्थ्य से संबंधित है तो योग समग्र स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, क्योंकि पता ही है WHO की डेफिनेशन भी जिसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य की बात करते हैं। तो योग द्वारा इन सभी स्वास्थ्य के आयामों पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए हमारा जो पहला विषय था वो यही था, जिस पर हमारे प्रतिभागियों ने आसन, प्राणायाम, षटकर्म, मुद्रा बंद आदि पर लिखा। आयुर्वेद में कहा भी जाता है कि त्रिदोषों का जो बैलेंस होता है, वात, पित्त, कफ जो होते हैं, जब वे डिसबैलेंस हो जाते हैं, उनकी समस्थिति नहीं रहती है तो रोग का कारण बनती है। तो इस प्रकार से मानसिक रोग जो कि आजकल बहुत ज़्यादा, चाहे वो स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो या फिर अन्य डिप्रेशन हो या कोई अन्य मनोविकार हो, तो उससे संबंधित मानसिक रोग भी होते हैं और सामाजिक रोग भी होते हैं। सामाजिक स्वास्थ्य भी हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो इसलिए जो हमारा पहला विषय रहा वो योग एवं समग्र स्वास्थ्य रहा। इसके अलावा श्रीमद् भगवद गीता में कर्म योग का स्वरूप हमारा दूसरा विषय था, क्योंकि यदि हम योग की बात करें तो गीता जैसे ग्रंथ को नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि सबसे जो सहज रूप से योग की परिभाषाएं हैं या फिर हम कहेंगे उसमें अलग अलग योगों का जो स्वरूप है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तो इस तरीके से अन्य अन्य योग उसमें बताए गए हैं जो श्रीमद् भगवद गीता है। तो उसमें से हमने कर्म योग का विषय लिया था और विद्यार्थियों के समक्ष यह उपस्थित किया गया था निबंध से संबंधित विषय। जो हमारा तीसरा विषय था वो था वर्तमान परिदृश्य में यम नियम की भूमिका। जो योग के विद्यार्थी नहीं हैं, योग से जुड़े हुए नहीं हैं बहुत ज़्यादा डिटेल में, तो उन्हें नहीं पता होगा यम नियम, तो मैं उसके बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहूँगी, क्योंकि हमारा सतत प्रयास यही रहता है और इंटरनेशनल योग डे सेलिब्रेशन जो रहता है उसका उद्देश्य यही है कि जन जन तक लाभ पहुँचे, स्वास्थ्य लाभ ही नहीं, सजगता, अवेयरनेस योग के प्रति आ सके। तो यम नियम की यदि हम बात करें तो महर्षि पतंजलि द्वारा पातंजल योग दर्शन की रचना की गई, जिसमें कल भी आपसे बात हुई थी, हमारे डॉक्टर दीपक सर ने बताया भी आपको था कि योग विलुप्त हो गया था, तो उसे व्यवस्थित रूप में 195 सूत्रों में सुव्यवस्थित ढंग से जो योग आया दोबारा से पहचान में, उसमें महर्षि पतंजलि का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसमें उन्होंने इन सूत्रों की रचना की। और उसमें एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वैसे तो सभी विषय बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो एक योग साधना की मैं बात करूंगी अष्टांग योग की, तो अष्टांग योग में 8 अंग उन्होंने बताए हैं, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग सम्मिलित हैं। सबसे जो पहले है यम नियम। अभी मैं आपसे इससे पूर्व बात कर रही थी सामाजिक स्वास्थ्य की, ठीक है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य की यदि हम बात करते हैं तो यम नियम का काफ़ी महत्वपूर्ण इसमें रोल होता है। वही महर्षि पतंजलि भी कहते हैं, आपको यम नियम में क्या क्या अभ्यास रहते हैं इससे ही समझ में आएगा। जैसे कि यम में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के पालन की बात की गई है। आजकल ये बहुत बड़ी चुनौती हो गई है अहिंसा पूर्वक व्यवहार करना, या हम कहें हिंसा को नियंत्रित करना। तो महर्षि पतंजलि यही बात करते हैं कि सबसे पहले अहिंसा का आपको पालन करना है, अपने मन वचन किसी भी तरीके से दूसरे को हानि नहीं पहुंचानी है, किसी भी जीव को, चाहे वो मनुष्य की बात करें या फिर हम जीव जंतुओं की। और वहीं भी बात करते हैं कि बोलना है तो सत्य बोलना है, सत्य के पालन की वो बात करते हैं। अस्तेय अर्थात चोरी नहीं करना, बिना पूछे भी आपको किसी की चीज़ें नहीं लेनी है। इस प्रकार से आपको कैसे भी मन से भी नहीं, वचन से भी नहीं, चोरी नहीं करनी है। ब्रह्मचर्य का पालन करना है और साथ ही अपरिग्रह की बात करते हैं, जिसमें कि जितनी आपकी यूज़ की चीज़ें हैं, चाहे वो धन की बात करें, चाहे आजकल बहुत ज़्यादा हैबिट होती है कि कपड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठे कर लेते हैं, तो ऐसी छोटी छोटी आदतों की हम बात करें तो बहुत ज़्यादा जितना आपका यूज़ हो केवल आप उतनी ही चीज़ें लें, बहुत ज़्यादा भविष्य के लिए इकट्ठा ना करके रखें, वो इसकी बात करते हैं। तो इन सब नियमों का पालन करने से अगर आप इसे जोड़ेंगे तो ये सामाजिक स्वास्थ्य से संबंधित है, क्योंकि हिंसा व्यक्ति स्वयं तो करता है लेकिन उससे प्रभावित हमारा समाज होता है। सत्य व्यक्ति बोलता तो है लेकिन उससे प्रभावित हमारा समाज होता है। चोरी भी वो करता है तो दूसरे को हानि पहुंचती है। ब्रह्मचर्य की यदि हम बात करें तो हाँ, पूरा सामाजिक लाभ इससे मिलेगा। और अपरिग्रह में भी यही हमारा जो है
नियम लागू होता है, तो वो कहीं ना कहीं सामाजिक स्वास्थ्य की बात करते हैं। वहीं वो व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए बोलते हैं कि आपको शौच का पालन करना है, चाहे वो मानसिक रूप से कुविचारों की बात करें कि उनकी शुद्धिकरण की या शारीरिक शुद्धिकरण की, संतोष की स्थिति में आपको रहना है। और आजकल हो भी यही गया है कि क्योंकि ये दर्शन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि कितना ही आपको मिले एक असंतुष्टि रहती है, तो संतोष का भाव आपको इसका अभ्यास करना है। तो अब की बात करते हैं तप में आता है कि जो भी आपका उद्देश्य है, सो उद्देश्य है, उसके लिए आपको शारीरिक मानसिक कष्ट अवश्य होंगे, विपरीत परिस्थितियां आएंगी, लेकिन आपको उसको सहर्ष स्वीकार करते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। और वाकई में वही व्यक्ति भी सफल होता है। कई योग पुरुषों द्वारा भी यही बात की गई है। तो तप की बात की गई है। स्वाध्याय, स्वयं का अध्ययन करना और ऐसे ग्रंथों का अध्ययन जिससे कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास हो सके। वहीं वे ईश्वर प्रणिधान की बात करते हैं, यानी कि ईश्वर को समर्पित करते हुए। इंसान जब होपलेस हो जाता है तो एक होप का विषय यदि हम बात करेंगे तो ईश्वर प्रणिधान है कि हमने ईश्वर को कर्म कर दिया है, अब फल की चिंता नहीं करनी है, उसी ईश्वर को समर्पित करते हुए कर रहे हैं। तो जीवन जीने के लिए एक बहुत बड़ा यह वाक्य है जो कि जीवन को सफल भी बनाता है और विपरीत परिस्थितियों में मनुष्य को थामे रखता है, उसे गिरने नहीं देता है। तो ईश्वर प्रणिधान की बात करते हैं। तो इसलिए यम नियम का जो हमारा विषय था, वर्तमान परिदृश्य में यम नियम की भूमिका, ये काफ़ी हमारा महत्वपूर्ण था। इसी के साथ जो हमारा चौथा विषय था वो था स्वस्थ जीवन में आहार की भूमिका। हम देखेंगे एक एक करके। तो ये विषय आज के परिप्रेक्ष्य में भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जो डाइट है, चाहे वो बच्चों की हो, बड़ों की हो, हमारा जो रूटीन है, विशेष रूप से फास्ट फूड या कोई ऐसा फूड जो कि हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, उसकी तरफ रुझान अधिक बढ़ता जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए हमने अपने इस चौथे विषय में आहार की भूमिका रखी कि स्वस्थ जीवन में किस प्रकार से आहार की भूमिका हो सकती है। तो ये जो 4 विषय थे, इस वार्तालाप के दौरान अवश्य ही आपको भी सोचने पर मजबूर किया होगा। हमारा यही उद्देश्य था कि आप तक भी वही जागरूकता पहुँचे। और इसी के साथ हमारी कल की प्रतियोगिता है पोस्टर प्रतियोगिता, जिसमें हमारे विद्यार्थी और पूर्व के विद्यार्थी भी सम्मिलित हुए हैं। और इसके बारे में हम चर्चा आपसे कल करेंगे कि कितने प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।